देश का आम बजट पेश हो चुका है और उत्तर मांग रहा है प्रदेश की आम आदमी के लिए बजट उम्मीदों से भरा क्या रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स में 7 लाख की छूट दी गई। मतलब ये कि अब 7 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा महिलाएं, बुजुर्ग, किसान सहित हर वर्ग के लिए बजट में क्या कुछ खास रहा है, किस तरीके से बुलंदी होगी आर्थिक, ये उत्तर मांग रहा है प्रदेश। तो निर्मला सीतारमण सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री हैं भारत की। आज अपना 5वां बजट उन्होंने पेश किया। बजट 2019 की अगर बात करें तो उन्होंने 27.86 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। 2020 में 34.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया उन्होंने। 2021 में 37.7 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ और बजट 2022 39.44 लाख करोड़ का बजट रहा। और आज 2023 का जो बजट आया 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ये बजट है। और अब इसके बाद सवालों का सिलसिला ये शुरू हो रहा है कि ये जो 45 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है किस तरीके से भारत की तरक्की में योगदान देने वाला है और अलग अलग जो सेक्टर्स हैं किस तरीके से उन सेक्टर्स को फायदा मिलेगा और कैसे देश की और देश के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूती की ओर बढ़ेगी, ये हम समझेंगे। तो देखिए 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और निर्मला सीतारमण जो कि 5 बजट लगातार पेश करने वाली पहली भारत की महिला वित्त मंत्री हैं। और देखिए सफर 27.86 लाख करोड़ से शुरू हुआ था और अब ये 45 लाख करोड़ का पहुंच गया है आंकड़ा। और जिस तरीके से विकास की आंकड़े की हम बात करें उस पर हम चर्चा करेंगे। I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction. तो कि बजट भाषण तो पूरे लगभग 1.5 घंटे का रहा। तमाम बिंदु है इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मनोज अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं, रमन अग्रवाल जी अर्थशास्त्री हैं, प्रदीप मिश्रा जी रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी हैं, सपा प्रवक्ता। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत मनोज जी आपसे ही कर रहे हैं जी। ये जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान जो लोगों का आकर्षित होता है कि रिबेट कितना मिलेगा, जो 7 लाख किया गया है, इससे आम लोगों को कितना फायदा मिलेगा और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है जब रिबेट बढ़ाया जाता है? देखिए, ये आम आदमी को प्रोत्साहन करने वाला बजट रहा है रिबेट के एंगल से। अभी तक जो हमें छूट मिल रही थी वो पहले 2.5 से 5 लाख रुपए तक की थी।
अभी इसको 7 लाख रुपए बढ़ा दिया है, तो इससे परचेज पावर हमारी बढ़ेगी आम आदमी की, और जब परचेज पावर बढ़ेगी तो मार्केट में फंड का फ्लो आएगा जी और इससे इकोनॉमी हमारी ग्रो होगी। बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है। जी रमन अग्रवाल जी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, और ये वक्त की ज़रूरत भी है क्या? क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के बाद सरकार की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा, देश की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा, लोगों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा, और उसका सीधा असर परचेजिंग पावर पे पड़ता है कि लोगों ने कहा कि चलो किसी चीज़ के बिना काम अगर चल रहा है तो चला लेते हैं, और उसका असर इंडस्ट्रीज पर पड़ जाता है। देखिए वो तो है, लेकिन आप सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि ये सरकार की एक नीति शुरू से रही है कि कुछ भी फ्री ना देकर एम्पावर किया जाए। जैसे अभी जो सबसे बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे लिया गया, अगर 10 लाख करोड़ रुपया सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो आप मान के चलिए कि उससे सब तरफ फ़ायदा हो, रोज़गार बहुत बढ़ेगा। हर बहुत से सेक्टर, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, सीमेंट है, कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, उन सब में फ़र्क पड़ेगा, रोज़गार बहुत से बढ़ेंगे, और उसकी वजह से एक साइक्लिकल ट्रेंड शुरू हो जाता है जो और सेक्टर्स पे इम्पैक्ट आता है। तो ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है बेस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये दूसरी बात, एमएसएमई फोकस, एमएसएमई को 2 लाख करोड़ तक के एडिशनल लोन की प्रावधान की गई कोलैटरल फ्री जी। तो ये अपने आप में, जैसे कोरोना काल में जैसे इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम लाई थी 3 लाख करोड़ के लिए, अभी 2 लाख करोड़ का एडिशनल प्रावधान है। स्कीम की डिटेल अभी आएंगी। बिल्कुल, तो इससे भी फायदा होगा। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी, रोटी और कपड़े की तो बात हो गई, लेकिन मकान की बात करना जरूरी है, और रियल एस्टेट को भी बड़ा झटका लगा था जो 2-3 साल का दौर रहा। इस बजट में जब अमृतकाल का पहला बजट कहा जा रहा है, हम ये आंकड़ा लेकर चल रहे हैं, 25 साल का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक का, उस हिसाब से रियल एस्टेट के लिहाज से कैसा ही बजट आप देखते हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि रियल एस्टेट के अंदाज से प्रोजेक्ट या अपना बजट अच्छा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस है। अगर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो रियल एस्टेट अपने आप चलता है, लेकिन डायरेक्ट कोई बेनिफिट जो मिल सकता था वो यहाँ नहीं मिला है। जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ प्राइस कैप है, 45 लाख से ऊपर अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर नहीं आता, और टीयर 1 सिटी के अंदर 60 स्क्वायर मीटर और टीयर 2 सिटीज़ के अंदर 90 स्क्वायर मीटर की प्रॉपर्टी अगर है, इसके ऊपर की है, तो वो अफोर्डेबल कैटेगरी में नहीं आती, और अफोर्डेबल में आने के बाद जीएसटी का बेनिफिट होता है। तो ये एक आम होम बायर को नहीं मिला यहाँ पर। दूसरा, एफडीआई नॉर्म्स रियल एस्टेट के अंदर ईज किए जा सकते थे, क्योंकि चाइना के बाद अब वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया गया। रेंटल हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए हर बार बात की जाती है, लेकिन रेंटल हाउसिंग तब प्रमोट होती है जब सेकंड हाउसिंग पे बिल्कुल, मतलब इस पर आ सकते थे, इस पर भी बातचीत करेंगे कि ये चीजें अगर छूटी रह गई हैं तो फिर आगे क्या हो सकता है। हमारे साथ चर्चा में राजेश अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश। सर, आपका भी बहुत स्वागत है, और आपसे सवाल मेरा ये है कि जब हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश कह रहा है कि 1 ट्रिलियन तो हम देंगे और हम बैकबोन बनेंगे अर्थव्यवस्था की भारत की, तो ये जो बजट है अमृतकाल का, ये कितना सपोर्ट करेगा यूपी को एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनने में और पूरे भारत को उस दिशा में आगे बढ़ाने में? मैं तो समझता हूं कि उत्तर प्रदेश को ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष की बात करनी चाहिए जी। उत्तर प्रदेश तो भारतवर्ष का एक पार्ट है। स्वाभाविक रूप से ये जन कल्याणकारी बजट जो अमृतकाल का बजट है, इसके अंदर निश्चित रूप से जो है वो सीधे सीधे हर व्यक्ति के लिए टच करने का प्रयास किया गया है जी। जब हमारे यहाँ जो है वो रिबेट्स दिए हैं आम आदमी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने मकान योजना के अंदर 66% का हाइक दिया है, या एमएसएमई के अंदर या किसान के लिए जो योजनाएं हैं, इन सब से इकोनॉमी का फ्लो होगा। तो ये इकोनॉमी का फ्लो खाली उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए होगा। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये बजट, अमृतकाल का बजट, वो चाहे सामान्य नागरिक के लिए हो जी, चाहे सामान्य जो है वो सीनियर सिटीजन्स का लिए हो, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो जन कल्याणकारी बजट है और इसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमी पर है। लेकिन अखिलेश यादव जी और डिम्पल यादव जी कह रहे हैं कि
9 साल में कुछ नहीं दिया तो इस बार भी कुछ नहीं मिला है, और विजन वाला नहीं, विजनरी बजट नहीं है। जो भी बातें कही गई हैं कि वो कहेंगे कि आगे 5 साल में देखेंगे, अभी फिलहाल कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ वो ठीक है, उनका अपना सोच है ना, किसी की सोच के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं। उन्होंने भी जो है वो राज्य चलाया है, उस राज्य में क्या हुआ था, किस तरह से है, किसानों के लिए छोड़ के गए थे। और जब मैंने पहला बजट दिया था तो उसके अंदर प्रत्येक किसान का बजट, जिसके अंदर उनकी देनदारी थी, संपूर्ण भारतवर्ष के जितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी उनके इस बात पे कहने पर भी कि नहीं किया जा सकता, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसके लिए जो है पूरा किया था। तो अपना सोच है, उनका अपना सोच है, वो इससे सोच अपना प्रदर्शित कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, जो ये पूरा बजट है, समाजवादी पार्टी ने अपना वर्जन तो दे दिया है, आपके अध्यक्ष ने भी दे दिया, लेकिन कौन कौन से ऐसे बिंदु है जहां पर आपको लग रहा है कि उससे ये बजट विजनरी नहीं दिखता है कि लोगों को फायदा करेगा? देखिए, मैं इस बजट को 2 लाइनों में बताऊंगा कि ये एक शब्द का माया जाल है और इसमें राहत बहुत कम है। मध्यम वर्गीयों की बात कर ली जाए या किसानों की बात कर ली जाए, जो बहुत ज़्यादा जिसकी बात हो रही है वो इनकम टैक्स स्लैब की बात हो रही है जी। उन्होंने बोला कि अब 7 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। तो मैं आपके द्वारा इनके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पिछली टैक्स स्कीम में क्या था। पिछली टैक्स स्कीम में 5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। 1.5 लाख 80C में हमको रियायत मिलती थी, हम LIC करते थे, बीमा करते थे, एक बचत होती थी, एक कंपल्सरी बचत होती थी टैक्स की, और 50,000 की NPS की जो है वो छूट मिलती थी। तो वो भी 7 लाख थी और ये भी 7 लाख थी। हाँ, अब यहाँ बचत नहीं होगी, इसका मतलब सरकार ने बताया कि आप कमाओ और टैक्स दो, आपके पास बचने लायक कुछ नहीं है। तो कान इधर से पकड़ा जाए या उधर से पकड़ा जाए, ये शब्दों का माया जाल है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है मनोज अग्रवाल जी, शब्दों का माया जाल है क्या? पूरी बात पूरी कर लूं, मैं पूरी बात कर लूं। लोन लेने वाला जो मिडिल क्लास है, हम आप जैसे लोग जिनकी गाड़ी EMI पे चलती है, जिनका घर EMI पे चलता है, जिनको EMI के बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसमें कहीं भी कोई सहूलियत नहीं मिली है। इसलिए मुझे लगता है कि ये मिडिल क्लास के लिए भी इसमें कुछ भी नहीं है। किसानों की अगर बात की जाए, हम लोगों की जो चिंता थी सबसे ज्यादा कि फसलों और उत्पादों में जो स्वामीनाथन आयोग की न्यूनतम मूल्य गारंटी की, MSP की गारंटी थी, उस पर बात तक नहीं की गई। कृषि से जुड़े जितने भी उपकरण हैं उस पर GST समाप्त करने की बहुत बात हुई, लेकिन बात तक नहीं करी गई उसकी बात। इथेनॉल संयंत्र और फूड प्रोसेसिंग प्लांट पर्याप्त मात्रा में देश में बनाने थे, जिससे खेतीहर हमारे लोग काम ऐसी, वो उसकी बात नहीं करी गई। और सबसे ज्यादा बढ़िया जो किसान कर्ज माफी, सब्सिडी और सहायता के लिए बजट की वृद्धि की बात थी, उसकी बात नहीं करी। तो क्या किसानों के लिए भी सरकार नहीं है? 2024 का पॉलिटिकल बजट इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि मध्यम वर्गीय और किसानों के लिए सारी आशाएं टूटी हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से देखा बताया कि इकोनॉमिक पॉलिसी में आप पूरी तरीके से फेलियर है और कुछ नहीं। फेलियर है ये। राजेश अग्रवाल जी, आपका एक छोटा रिएक्शन चाहते हैं, क्योंकि आपने भी किसानों की बात कही थी और आशुतोष जी कह रहे हैं कि किसानों तक को छूट नहीं मिली GST में। एक्चुअल में चक्कर सबसे बड़ा ये है कि जब कोई चीज़ आदमी समझने के लिए बैठा ही नहीं है, उन्होंने तय कर लिया है कि हमको अच्छी चीज़ों को ग्राह्य नहीं करना है, तो उसमें कुछ कहना ही नहीं है। संपूर्ण भारत के इस बजट के लिए विश्व देख रहा था और विश्व की तरफ से सराहना हो रही है। इस मंदी के भयंकर दौर में भारत जो है वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ा ही नहीं रहा है, बल्कि बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में इसके ऊपर कोई कमेंट करना किसी के व्यक्तिगत उस पर ठीक नहीं जी। तो बजट की हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनोज अग्रवाल सर, जिस तरीके से तमाम बातें हो रही हैं, पक्ष विपक्ष होते हैं, लेकिन उनमें हम बहस में न पड़ के कुछ और पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। जो श्री अन्न की बात कही जा रही है, जो मिलेट्स की बात कही जा रही है, ये अभियान तो आगे बढ़ेगा, लेकिन वो ठीक है, पर किसान कैसे प्रोत्साहित होगा? क्योंकि जो अभी खेती कर रहा है उसमें ही MSP का मसला बना रहता है। ऐसे में क्या कुछ ऐसी चीजें हैं कि किसान को भरोसा हो कि चलिए एक नई खेती करके देखते हैं? मैं आपकी बात पे आऊँगा, उससे पहले अभी सपा के जो प्रवक्ता थे हमारे आशुतोष जी, उन्होंने एक बात कही कि जो पुराना इनकम टैक्स स्लैब था
और अभी जो वर्तमान में अभी बजट में नया आया है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जी। दोनों में काफ़ी मेजर फ़र्क है। मेरा मानना ये है, अगर आप पहले 7 लाख रुपए तक की अगर रिबेट ले करके ATC और D में, तब आपकी इनकम फ्री होती थी, और अब बिना रिबेट लिए आपकी इनकम फ्री हो रही है। तो पहले एक मजबूरी भी हो जाता था, जिसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो उसको अपनी सेविंग में लगाए, जी, उसको अगर रिबेट लेनी है तो उसके लिए एक मैं मजबूरी समझता हूँ। आज उस एंड पे जो उनसे आज एक मजबूरी नहीं है, अगर कोई इंसान खर्च करना चाहता है अपने पैसे को और उसके पास इतना सेविंग के लिए नहीं है, तो वो आज खुला हुआ है, मेरा ऐसा मानना है। जी बिल्कुल। रमन अग्रवाल सर, जो मिलेट्स की बात कही गई, जो सवाल मैंने पूछा था कि किसान उसके लिए कदम आगे बढ़ाएं, उसके लिए वो प्रोत्साहित हों, इसके लिए कुछ बजट में दिख रहा है या ये उनका रिस्क रहेगा अन्य फसलों की तरह? देखिए, मुझे लगता है थोड़ा सा फाइन प्रिंट वगैरह सब पढ़ ले तो शायद क्लियर होगा। हालांकि कहा तो जो भाव है वो यही है जी। कि प्रोत्साहन है, लेकिन वो एक्चुअल क्या है वो आई थिंक अगर फाइन प्रिंट पढ़ लेंगे तो उसके बाद थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जी। अब बाकी कोई ऐसा बिंदु जो आप जिसको फोकस करना चाहते हैं, हमारी चर्चा में छूट गया हो, जो सुबह से चल रही है, कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो हम चर्चा नहीं कर पा रहे लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है वो? देखिए, इसमें अगर आप थोड़ा सा हमें ना चीज़ों को सब कॉन्टेक्स्ट में समझना, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जैसे की गई है, डिजिटल आइडेंटिटी। चाहे आप एक इंडिविजुअल हैं या कोई बिजनेस एंटिटी, मान लीजिए MSME है या कोई कंपनी है, आपकी एक डिजिटल एंटिटी डिजी लॉकर के माध्यम से बना दी जाएगी। वो आपकी आइडेंटिटी हर जगह, आपको बार बार अपनी आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, आपकी आइडेंटिटी वहीं से सीधी उठा ली जाएगी। चाहे आप किसी बैंक या वित्तीय संस्था से लोन लेने जाएं, चाहे आप किसी सरकारी महकमे से डील करें, आपकी वो आइडेंटिटी डिजिटल जो डिजी लॉकर में स्टोर होगी वो उठा ली जाएगी। तो ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जाएगा, वन क्लिक सिस्टम आपकी आइडेंटिटी बनाने का। और फॉर एंटिटीज़ ये कहा कि पैन को आधार मान लिया जाएगा। जैसे इंडिविजुअल के लिए आधार नंबर होता है, इसी तरह एक बिजनेस एंटिटी के लिए एक पैन को आधार मान लिया जाएगा कि पैन पर बेस आपकी सारी चीज़ें घूमेंगी। तो एक सिंप्लीफिकेशन करने का एक ये दौर है। बिल्कुल। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, ये जो दोनों मेहमानों ने अपनी अपनी बात रखी, उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि पहले जितने मध्यम वर्गीय परिवार थे, ये बड़ा अजीब सा बात बोल रहे हैं कि ज़बरदस्ती करना पड़ता है टैक्स के लिए। ये एक कंपलसरी टैक्स सेविंग हुआ करती है और यही टैक्स का तरीका सदियों से चला आ रहा था, चाहे वो 10,000 रुपये टैक्स होती हो, चाहे वो 1 लाख। नहीं तो कंपलसरी क्यों हो, यही तो सवाल है कि अगर किसी के पास दिक्कत है तो भी वो मजबूर था। ये बात मनोज जी कह रहे हैं। बड़े सीनियर इकोनॉमिस्ट लोग हैं, बड़ा प्रोविजन है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसकी सुरक्षा की जो गारंटी होती थी वो भी एक इस तरीके से आती थी। अब ये कर दिया सरकार ने, आप पैसा कमाइए, टैक्स दीजिए, खत्म। आपकी भविष्य के लिए, आपकी म्यूचुअल फंड्स में, आपके LIC में कोई मतलब नहीं। और वैसा भी सरकार जानती है कि LIC कैसे 70 सालों से जिस LIC पे हम लोगों ने अटूट विश्वास किया है, जो आज तक घाटे में नहीं गई, वो 70 साल के बाद आज 18,000 करोड़ के घाटे में चली गई। इसलिए सरकार चाहती है कि अब उसमें इन्वेस्ट मत करो। आप उसके साथ देखिए, हम सब लोग इंतजार कर रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम पे कोई बात होगी, कुछ बात होगी, कहीं बात नहीं हुई। कर्मचारियों का शोषण आज भी लगातार चालू है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल जो एक महत्वपूर्ण है, जिसमें बात तक नहीं गई पूरी बजट में, लगातार आप सालों साल पैसा बढ़ाते रहे, लेकिन किसान सम्मान निधि में आपने 1 रुपया नहीं बढ़ाया और फिर बताया कि 2024 के इलेक्शन तक हम अनाज देते रहेंगे क्योंकि आप लोग कमा नहीं सकते हो। इस देश की हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। ठीक है। ये बड़े जहां पे इकोनॉमिक्स में, मैं आपको एक डाटा देता हूं। 2021 में जब GDP का प्रोजेक्शन बताया गया 8.7%, उस समय एक परिवार की कमाई थी 8,700 रुपए। 2022 में बताई गई प्रोजेक्शन 7%, तो कमाई घट के 7,000 रुपए हो गई। 2023 में प्रोजेक्शन दिया गया 6.5% या शायद उससे भी 6.3%, कमाई होगी 6200 और 6300। ये गजब का बजट है कि लगातार लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी की परिवार की कमाई घटती जा रही है। बिल्कुल, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये बहुत बड़ी चीज है सोचने के लिए। आखिरी रिएक्शन आपसे ले रहे हैं। जो रियल एस्टेट को लेकर एक बड़ा दायरा हो सकता है, चाहे सड़क बनाने की बात हो, चाहे घर बनाने की बात हो, चाहे तमाम जो भी निर्माण कार्य होने हैं, कुल मिलाकर आप संतुष्ट हैं? क्योंकि आपने बात की थी कि जो मकान बन रहे हैं उसमें तो कुछ चीज़ें हो सकती जो नहीं हुई, और क्या क्या आप देख रहे हैं इस बजट में?
देखिए, मैं ओवरऑल देख रहा हूँ यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस किया गया है और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो पहले 48,000 करोड़ रुपए रखा गया था उसको भी बढ़ा के 79,000 करोड़ रुपए किया गया। फिर ओवरऑल आप बात करें तो यहाँ सब जगह मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट दिख रहा है। अब रेलवे की बात करते हैं, 2.4 लाख करोड़ रुपीस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निकाला गया और स्टेट गवर्नमेंट को 50 ईयर से जो कंटिन्यूशन चल रहा था इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट गवर्नमेंट को इंसेंटिव देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाइड किए जो एंड टू एंड कनेक्टिविटी देते हैं आपका पोर्ट्स, कोल, स्टील और फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए। फिर जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ हैं वहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड द्वारा वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट्स को देखी जा रही है। 10 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट का भी प्रोविज़न रखा गया है। 15 न्यू एयरपोर्ट्स की बात की गई है। फिर जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लॉजिस्टिक इंप्रूव होगा, इससे इकोनॉमी के अंदर पैसा आएगा, जॉब क्रिएशन होगी और जॉब क्रिएशन होगी और ओवरऑल भी पैसा आएगा और आगे बढ़ेगा। हालांकि बड़ा बजट का दायरा होता है, चर्चा लंबी हो सकती है, लेकिन वक्त की एक सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए और दर्शकों को समझाने के लिए कि बजट जो आया है वो किस तरीके से है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।